डायलॉग, ये लगातार आप कॉन्क्लेव आज तक पर देख रहे हैं, जिसमें हम चर्चा देश विदेश के लोगों से इस बात पर कर रहे हैं कि ये जो डील, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है, उससे क्या हासिल होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जल्दी से आपका परिचय उनसे करा देते हैं। सैयद जमीर अब्बास जाफरी, जो कि प्रोफेसर हैं अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ कोम ईरान से जुड़ रहे हैं सीधा। हमारे साथ प्रमित मकोड़े, प्रेसिडेंट है ग्लोबल सिटीजन्स फॉर फोरम यूएसए के, वो जुड़ रहे हैं सीधा न्यूयॉर्क से। लॉर्ड रैमी रेंजर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मेंबर हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, सीधा लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अन्य मेहमान भी, और हमारे दो सहयोगी प्रणय उपाध्याय और रोहित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सैयद जमीर अब्बास जाफरी जी, आपके पास आते हुए, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको ईरान में किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि अभी भी इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान की जनता, ईरान के लोग क्या इस एमओयू पर भरोसा करने को तैयार दिख रहे हैं? और ये किसका पलड़ा भारी आपको इसमें दिख रहा है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका जो हदफ और गोल लेके आया था इस वॉर में, तकरीबन उसने सरेंडर कर दिया है। और न रेजीम चेंज हुआ, और $300 बिलियन भी दे रहा है। और उसके बाद जो उनके तमाम क्लेम्स थे, वो तमाम क्लेम्स उनके हट गए। ताज्जुब की बात तो ये है कि वो ये भी अग्री कर रहा है कि ईरान के सराउंडिंग एरिया से वो अपने तमाम बेसिस को और मिलिट्री लोकेशंस को भी हटा देगा। तो ईरान के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि दुनिया का सुपर पावर घुटने पर आ गया है। और जिस तरीके से रहबर शहीद ने कहा था कि हम तुम्हें घुटनों पर ले आएंगे, इन्हें घुटनों पर ले आए हैं। ईरान की पब्लिक इसको कैसा देखती है? ईरान को पता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों धोखेबाज हैं। 2015 में एग्रीमेंट साइन किया था, 2018 में फाड़ दिया। 2 बार ड्यूरिंग नेगोशिएशंस ईरान पर हमला किया है। तो बिल्कुल शक की निगाह से देखते हैं। कोई यकीन और भरोसा ना अमेरिका पे है, ना इसराइल पे है। इसराइल एक ऐसी कंट्री है जिसने 40,000 बच्चों को गाजा में मार दिया, और फलस्तीन और लुबनान के अंदर कंटिन्यूअस वो जेनोसाइड करता है। तो एक ऐसा मुल्क जिसके प्राइम मिनिस्टर को आईसीसी ने अरेस्ट वारंट दिया है, उस मुल्क के बारे में क्या ही कहा जा सकता है। तो ईरान की पब्लिक के लिए ये कि हमने अपने हक के लिए खड़े रहे, लड़े, झुके नहीं, इसमें ईरान की पब्लिक खुश है। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान की पब्लिक में भरोसा नहीं है, ना अमेरिका पे, ना इसराइल पे। लेकिन ईरान की पब्लिक को ये पता है कि अमेरिका और इसराइल सिर्फ एक जबान समझते हैं, ना इंग्लिश ना फारसी। वो सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं, उन्हें ताकत की जबान से ही समझाया जा सकता है। और आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पर्शियन में लिखे हुए एग्रीमेंट को साइन किया है। ये भी ईरान की कुव्वत और कुदरत की निशानी। ठीक है, जवाब दीजिए इसका प्रमित मकोड़े जी। 3 बड़ी बातें जो वो कह रहे हैं, घुटनों पर आ गया है अमेरिका। ईरान ने जब मिसाइल की भाषा बोली, तब जाकर अमेरिका को समझ में आया ताकत की भाषा से। और वो कह रहे हैं पर्शियन में लिखे हुए डील पर आखिर उनको हस्ताक्षर करना पड़ा है। प्रमित जी, साइन किया तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। और दूसरा, पर सबसे वेलकमिंग न्यूज तो है कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 60 days द वर्ल्ड विल सी सम काइंड ऑफ पीसफुल नेगोशिएशन और सम पीस, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। उससे वेस्ट एशिया और भारत और अन्य देशों में जो इन्फ्लेशन की जो मार पड़ी हुई है, उसमें कुछ राहत मिलेगी। दैट इज द बेस्ट न्यूज आउट ऑफ दिस लास्ट 3 days ऑफ डेवलपमेंट। पर मेन चीज है कि अमेरिका हैज शोन द वर्ल्ड इट्स मिलिट्री डोमिनेंस, इट्स डॉलर डोमिनेंस एंड डिप्लोमेटिक डोमिनेंस। तीनों में ही अमेरिका ने एक अपना प्रभुत्व दुनिया को दिखाया। जैसे मैडम ये कहते हैं कि इनकी मिलिट्री को ऑलमोस्ट 80 to 90% ईरानियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। इनके ऑलमोस्ट 40 से 50 टॉप के सेना के लीडर्स यानी मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स हैज बीन एलिमिनेटेड। किसी की मौत पे हमको खुशी नहीं होती है, पर अब अगर आप जिहादी फंडामेंटलिस्ट रिजीम को सपोर्ट करें तो उनका इस दुनिया से जाना ही शायद उचित है। उसके बाद अमेरिका का न कोई पॉलिटिकल लीडर, न कोई मिलिट्री लीडर, और अमेरिका की मेनलैंड में इनका एक ड्रोन भी नहीं पड़ा। और हमारे कम से कम 15,000 फाइटर जेट्स के प्लेन्स के जो फ्लाइट्स उनके ऊपर से गई है, और 15,000 से ज्यादा उनके अटैक हुए हैं। ये तो अमेरिका की मिलिट्री की एक तरह से, एक जिसको कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री के तहत हमने केवल उनके एस्टेब्लिशमेंट पे मोस्टली अटैक किए, जिसकी वजह से उनकी आवाम को, सामान्य जनता को बहुत ज्यादा परेशानी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपकी सरकार ने, मतलब आपकी नहीं, आप दोनों इंडियन हैं, एक ईरान में रहता है, एक अमेरिका में रहता है, लेकिन आप हैं
भारतीय हम यही मानकर चल रहे हैं। लेकिन देखिए प्रमित जी, 3 बातें। सबसे पहले क्या कहा गया कि भाई वहां पर जनता विद्रोह करना चाहती है, इसलिए हम उनके समर्थन में उतरे। उनका साथ नहीं मिला, वो और भी रिजीम की तरफ चले गए। जो कुछ एंटी लोग थे वो भी एक तरफ चले गए। फिर कहा गया कि भाई वहां पर जो रिजीम चेंज है वो करना जरूरी है, कट्टर रिजीम चेंज। हुआ नहीं। मिसाइल पार खत्म करना है, हुआ नहीं। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करनी है, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो किया क्या? $300 बिलियन देने के लिए गए थे युद्ध करने, या फिर हॉर्मूज को बंद करवा के खुलवाने के लिए गए थे? कुछ तो मतलब एक समझ में आना चाहिए ना प्रमित जी की एंड गोल था क्या? आपने जो प्रश्न पूछा, नहीं देखिए, एंड गोल सबसे इम्पोर्टेंट था कि अमेरिका के राष्ट्रपति, पिछले 7 राष्ट्रपतियों को यही इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती थी कि कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन ईरान इज मोस्ट डेस्ट्रीमेंटल फॉर अमेरिका। उसमें आईएईए से लेके तमाम लोगों ने कोशिश की, इन ईरानियों ने उनको काफी तरह से मूर्ख बनाया गया हर तरीके से। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप हैज टेकन अ फर्म स्टैंड और उनकी न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज को बुरी तरह से आगाज किया गया है। और इसमें भी एक सबसे मेन एजेंडा पॉइंट है कि न्यूक्लियर पावर वॉरहेड्स किसी भी प्रकार से उनको प्रोक्योर भी नहीं करने दिए जाएंगे, न बिल्ड करने दिए जाएंगे। इस पे अमेरिका किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेगा, वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट लाइन रहेगी। और उस पे काफी हद तक इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और कुछ हद तक आईआरजीसी लीडरशिप भी मान गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी मार खाई है और उनको पता है कि अगर इस मुद्दे पे अगर वो अड़े रहे तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी। इसलिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, और ये केवल अमेरिका के लिए जीत नहीं है मैडम, देयर इज नो कैपेबिलिटी ऑफ ईरान टू हिट अमेरिकन मेनलैंड। ये हमारे आसपास के जो मुस्लिम देश है वो उनसे परेशान थे। और कई बार तो मैं कहूंगा हिंदुस्तान को भी एक धन्यवाद कहना चाहिए कि इस्लामिक फंडामेंटली जिहादी रजीम विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर पावर एंड वॉरहेड्स फॉर नेक्स्ट 10 to 15 years एटलीस्ट। उसके लिए पूरी दुनिया को इनको धन्यवाद देना चाहिए, अमेरिका को। दैट इज वन पार्ट। सेकंड, आपसे प्रोफेसर साहब, ठीक है, जल्दी से पूरा। $300 बिलियन की जो बात की, $300 बिलियन की बात की, उससे मैं कहना चाहूंगा $300 बिलियन इज नॉट अ फ्री चेक टू ईरान, इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट्स। और ये बहुत बड़ी जीत है अमेरिका की, बिकॉज अब पहले जो $400 बिलियन चाइना खर्च करने वाला था ईरान को रिबिल्ड करने के लिए, अब अमेरिका के फ्रेंड्स, अमेरिका के एलाइज और अमेरिका के सहयोगी उसमें $300 बिलियन खर्च करेंगे। तो आप देखिए कितना बड़ा इन्फ्लुएंस ईरान के रीस्ट्रक्चरिंग और रीबिल्डिंग आर्किटेक्चर में अमेरिका का होगा। दैट्स अ ह्यूज विन। और तीसरी बात जो है, डॉलर में ये पूरा जो कारोबार होगा डॉलर में होगा। चाइना, ब्रिक्स और पूरे जो चाइना के आसपास के एक्सेस की जो एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी कि डॉलर को डी डॉलराइज किया जाए और अपनी करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जाए, वो बात भी अब खत्म हो जाएगी। तो देयर इज अ ह्यूज विन व्हिच इज इनडायरेक्टली इम्प्लाइड इन दिस होल एमओयू एंड दिस 4 months ऑफ वॉर। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लॉर्ड रामी रेंजर, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? Iran could have done this without the war, without the loss, without the damage it caused, and without losing its religious leaders. The world was asking them to open up, demonstrate that you don't have any nuclear capability. उन्होंने in the end इतनी मार खा के वही काम किया जो they could have done it beforehand, and इतना। और अभी मैं एक और वार्निंग दे रहा हूँ ईरान को। Iran has made the surrounding countries very, very smart. उनको पता लग गया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी न्यूट्रलाइज करना है, हमने पाइपलाइन लगानी है। उन्होंने ये भी पता लगा कि हमें आर्मी डिफेंस सिस्टम भी तैयार करना है कि ईरान इज अनप्रेडिक्टेबल नेबर, वो किसी दिमाग उसका फिर सकता है। अमेरिका वॉज फाइटिंग फॉर देयर शिप्स, दे वर फाइटिंग इन देयर होम। देखो कितनी बेवकूफ़ी की बात है, आपके घर में घुस के बम मारे हैं और अमेरिका 5000 माइल दूर है। तो ये मैं जो ईरान के लीडरशिप है उनको मैं अपील करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ए कंट्री इज पीपल। जो कंट्री अपने लोगों को दबा के रखती है आइदर विद रिलीजन और विद स्टेट, वो कभी डेवलप नहीं हो सकते, कभी साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल मेडिकल इनोवेशन आ नहीं सकती अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस स्कॉलर्स 24/7 हेटेड और रिलीजन। सो इसलिए जो लोगों को दबा के रखते हैं जैसे रशिया है, ईरान है, पीपल शुड हैव फ्री टू चूज द गवर्नमेंट, फ्री टू चूज द लीडर एंड फ्री टू रन द कंट्री। जैसे इंडिया है द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, आज तक कभी कू नहीं हुआ, कभी किसी लीडर ने वहाँ कुर्सी को जबरदस्ती नहीं बैठे, किसी लोगों को मारा नहीं उन्होंने, सत्ता आती है सत्ता जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ईरान में क्या हाल हो रहा है, गरीब बच्चों को मार रहे जो सिर कवर नहीं करते। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री आर वी कि सिर लड़की ने सिर का कवर के उसको मार दिया। लोगों को
People want to move. They don't want to live in the 7th century Arabia. They want to move forward. You have no choice. There's a competition. आप अपने बच्चों को, अपने सिटीजन को स्ट्रेट जैकेट में डाल दोगे, लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। फिर उनसे दवाई आप लोगे, उनसे आईफोन आप उनसे लेंगे, कारें उनसे लोगे, हवाई जहाज उनसे लोगे, टेलीफोन उनसे लोगे। तेल कितनी देर तक चलेगा? कोई होश करो यार। ईरान के लीडरों को होश कराओ, उनको बोलो लिबरेट योर कंट्री, लेट पीपल develop like the people develop in India. Number 1 pharmaceutical, number 1 IT, film industry number 1. देखो अभी सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, चांद पे वो पहुंच गए, मार्स पे वो पहुंच गए, एयरक्राफ्ट कैरियर वो बना रहे हैं, टैंक वो बना रहे हैं, 5th जनरेशन प्लेन वो बना रहे हैं। ये कुछ एक कंट्री से सीखो जिसके पास तेल नहीं है। आपके पास तो तेल है। उसी मैं कभी कहता हूँ 600 साल मुगलों ने राज किया, ना विमेन एम्पावरमेंट की, ना कभी उन्होंने एजुकेशन पे पैसा लगाया। धर्म परिवर्तन, मंदिर तोड़ो, आग लगा दी, लाइब्रेरी, क्या मिला आपको? उसके बाद कंट्री तोड़नी पड़ी फॉर प्रोटेक्शन टू हैव पाकिस्तान। दिस इज दिमाग चेंज टेस्ट करने वाला है। ये हम यूके में आके हम कामयाब कैसे हुए कि हमने उनसे ज्यादा मेहनत की, हम उनके साथ मिलके उनके इंटीग्रेट हुए। बिल्कुल। और भारतीय जहां भी रहते हैं लॉर्ड साहब, भारतीय जहां भी रहते हैं वो अपनी अंजना जी देखो, हमें भगवान ने सनातनी सिविलाइजेशन अकल दे रखी है कि जहां जाते हो, जिस देश की वैल्यू सिस्टम से वो देश आगे कर रहे हैं, आप उस वैल्यू को लेते नहीं। यूके में आके भी मैं वैल्यू ना लूं तो मेरे को कौन इंटेलिजेंट करेगा? मैं देखो, मैं यूके में रहता हूं, मुझे क्वीन ने 8 दफा ऑनर किया है, पार्लियामेंट में रहता हूं, क्योंकि मैंने इनके साथ कंधे से कंधा लगा के आगे चलने की कसम खाई है। मैं अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट नहीं करता कि मैंने वही करना जो मैं अपने गांव में करता था। वो दुनिया मूव कर रही है, आप मूव नहीं करोगे तो क्या होगा? ये सारी दुनिया में ठीक है, वैलिड पॉइंट है। हमारे साथ प्रोफेसर दाऊदी भी जुड़ रहे हैं, जो प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, मिडिल ईस्ट। ठीक है, हाँ बोल लीजिए लॉर्ड साहब। ये छोटा सा इजराइल है, 6-7 कंट्रियों को उसने आगे लगा रखे, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। अरे उनको तबाह क्यों करते हो? उनसे कुछ सीखो, उनसे जाके उनके स्कूलों में जाओ, उनके कॉलेजों में जाओ, उनकी यूनिवर्सिटी में जाओ, उनकी शॉपिंग करो, उनके मेडिकल डॉक्टरों को जाओ। तबाह करना हमने, तबाह करके क्या, ये तबाह वाली जो साइकी है ना, इसको निकालो दिमाग से। हमारे कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम, हमने सबके साथ, हमारा सब भाई बहनों की तरह रहना है, ऐसे रहना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इंडियन लीडर जो लोगों को कंट्रोल करते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, दे शुड लिबरेट दोस तो दे कैन आल्सो बिकम नोबेल पीस विनर। 224 नोबेल प्राइज बाय इजराइल, 224, 10 मिलियन पॉपुलेशन, 2 बिलियन पीपल, 4-5, क्या यार? देखो ये है हमारे, दिस इज हाउ वी कंट्रीब्यूट द वर्ल्ड टू गो फॉरवर्ड by keeping people breaking। ठीक है लॉर्ड साहब, एक बार प्रोफेसर साहब को रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए, क्योंकि आपने इतनी बातें कही हैं। प्रोफेसर जाफरी जल्दी से एक रिस्पॉन्स, फिर मैं प्रोफेसर दाऊदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरब जाएंगे, और प्रणय उपाध्याय और रोहित को दिखा, दोनों हमारे साथ हैं। जल्दी से प्रोफेसर जाफरी। मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं खुद लंदन में रहा हूँ तकरीबन 10 साल, और मुझे बहुत अफसोस है कि वो कंट्री जिसने हमारे हिंदुस्तान के 3 मिलियन लोगों को जब मार दिया था बंगाल फेमाइन में, 30 लाख लोग मर गए थे, और जब विंस्टन चर्चिल से पूछा गया था तो उसने कहा था लेट देम डाई लाइक रैट्स, उन्हें चूहों की तरह मरने दो। तो वो कंट्री जिसने हमारे मुल्क को, जहां पर हम पूरी दुनिया की 23% इकोनॉमी थे, जब वो गए इस मुल्क से तो उन्होंने 3% इकोनॉमी छोड़ दिया। हमारे मुल्क को जो कंट्री ने लूट कर ले गया, जो कंट्री ने हमारे मुल्क को 2 टुकड़ों में बांट दिया, उस कंट्री की वाह कर रहे हैं। मुझे काफी ताज्जुब हो रहा है। तो हमने तो कभी ना ब्रिटिश की गुलामी की है और ना कभी ब्रिटिश की गुलामी करेंगे। हम जहां जाते हैं भारतीय बन के रहते हैं, उनके सिस्टम के गुलाम बन के नहीं रहते। दूसरी चीज, अमेरिका, इजराइल बहुत प्रोग्रेसिव है और इजराइल ने बहुत तरक्की कर दी, और अरब देश, दोनों कह रहे हैं आप, अरब देशों ने तरक्की की है। तो मैं आपको कहूंगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के आप स्टैट्स उठा लें, इरानियन वुमन और ब्रिटिश वुमन, जो आपके ब्रिटिश और यूरोपियन वुमन है, उनको कंपेयर कर लें। ईरानियन वुमन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में आपकी ब्रिटिश औरतों से भी बहुत आगे हैं। तीसरी चीज ये है कि आप ईरान को पहले आके पढ़ें, ईरान को समझें, ईरान के बारे में जानें,
सिर्फ 4 वेस्टर्न न्यूज देख के आपको लगता है आप ईरान को जानते हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। अब जहां तक ईरान के एजुकेशन सिस्टम की बात है, तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। ये साबित हो गया है ठीक है। इस वॉर के अंदर कि ईरान ने क्या किया है। ठीक एक है, और इस चीज इस लास्ट युद्ध में के फिर दौरान, इजराइल हाँ के ठीक बारे है, में बोलिए एक बोलिए। 30 बोलिए सेकंड मुझे कंप्लीट करने दें। बोलिए। जहां पर ये कह रहे हैं कि इजराइल से सीखना चाहिए, तो आप पहले तो ये देखिए कि हम भारतीय हैं। 1948 में इजराइल बना, पैलेस्टाइन की जमीन पे कब्जा करके बना, और तब से लेके अब तक 122 मैसेकर्स कर चुका है। वो कंट्री जो मैसेकर्स की बुनियाद पे बनी हुई हो और 77% किसी और कंट्री की लैंड पे कब्जा किया हो, मुझे शर्म आती है कि कोई भारतीय कहता है कि हमें उनसे सीखना चाहिए। भारतीय वो कंट्री है जिसने हमेशा से कोलोनियलिज्म का मुकाबला किया, कभी जेनोसाइड को सपोर्ट नहीं किया। हम महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, ठीक इजराइल है, के मानने वाले नहीं हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम सब भारतीय हैं। आप ईरान में हैं, आप ईरान के लिए बोल रहे हैं, वो लंदन में है, मुझे लगता है उन्होंने लंदन या इंग्लैंड को डिफेंड किया। वो ये कह रहे हैं कि सबको ये सोचना चाहिए कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है अंत में। और प्रमित जी भाई यूएस में रहते हैं, तो वो ट्रंप जी के हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी है। बस इंडियन बन के हम सब सोचें, अपने अपने काम करें, अपने देश का नाम रोशन करें। प्रणय उपाध्याय और रोहित शर्मा, इन दोनों को दिखा दीजिए। प्रणय जिनीवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने ये पूरा कवर किया G7 समिट, जिसमें भारत और अमेरिका मतलब दोनों की जो बायलैटरल हुई, इस पर भी नजर रहा। लेकिन इस एमओयू को लेकर क्या चर्चा है? इस एमओयू में किसका पलड़ा फिलहाल भारी दिखता है? सवाल मुश्किल है, सब कोई अपने अपने चश्मे से इस एमओयू को असेस कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या चर्चा थी? प्रणय। देखिए, स्वाभाविक रूप से पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी जो समस्या थी, वो इस बात को लेकर थी कि किस तरीके से ये जंग जो चल रही है, इसे खत्म किया जाए। चाहे इसके समाधान का कोई भी रास्ता निकले, किसी भी तरीके से निकले, उसको निकाला जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसके दुष्प्रभाव को झेल रही थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 100 दिन से ज्यादा वक्त से बंद था। इसके अलावा ऊर्जा का संकट दुनिया के तमाम देश महसूस कर रहे थे, जिसके अंदर जापान, जो कि G7 का सदस्य था, वो भी मौजूद था। उसके वहां भी ऊर्जा का संकट है, और भारत, जो कि दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, उसके सामने भी जो संकट है, इस चीज का संकट है। तो ये जो एक ऐसी चीज है, ये पूरी G7 की शिखर बैठक के ऊपर ये एक मुद्दा हावी था, और ये दुनिया ने राहत की सांस ली कि वर्साइल के पैलेस के अंदर अगर ये समझौता हुआ है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G7 के शिखर बैठक के आने से पहले उन्होंने इस बात का आश्वासन दे दिया कि ये डील हो चुकी है, और उनके यहां से वापस लौटने से पहले उस पर दस्तखत हो गए। तो निश्चित रूप से इसे एक बड़ी कामयाबी खासतौर पर G7 समूह के तौर पर माना जाएगा, क्योंकि फ्रांस की मेजबानी के अंदर ये समझौता हुआ। लेकिन जहां तक इसमें नफे नुकसान का मामला है, कौन जीता, कौन हारा, किसको कितना ज्यादा बढ़त मिली, देखिए, समझौता तो JCPOA का भी हुआ था 2015 में, लेकिन 2016 में आके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खराब समझौता बताते हुए अमेरिका को उससे विड्रॉ कर लिया, और वो जो सारा कुछ जो प्रोसेस रही होगी, जो गेन्स हुए होंगे, वो सारे पानी के अंदर बह गए। अब ये जो नया समझौता हुआ है, इसका भी जो असली मूल्यांकन है, वो जमीनी एक्शंस के आधार पर होगा, यानी ये कितना लागू हो पाता है, यानी अगले 60 दिनों के अंदर क्या ठोस समझौता हो पाएगा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किस स्वरूप के अंदर खुलेगा। और खास तौर पर इस पूरे युद्ध के बाद में एक चीज तो तय है, अंजना, और तमाम जानकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि इस करीब 100 दिन के तनाव ने इस क्षेत्रफल को और इस पूरे इलाके को इस तरीके से बदल दिया है कि अब हम किसी भी हालात भी तरह से हम 27 फरवरी 2026 की स्थिति में नहीं लौट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टाइम लगेगा, बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकेगी। सप्लाई चेन्स को फिर से बहाल करने में अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। रोहित, आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। ये जो एमओयू में एक शर्त है, जिसमें ये कहा गया कि 30 दिनों में नाकेबंदी यूएस नेवी हटाएगी, यूएस नेवल ब्लॉकेड। अब ईरान से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका दावा है कि यूएस ने 3 दिन के अंदर ही ये नेवल ब्लॉकेड हटा लिया है। तो पहले तो इस खबर को आप वेरीफाई करें, और इसी के साथ साथ अमेरिका में क्या चर्चा है, क्या वहां पर इस एमओयू का क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि हॉर्मुज पहले खुला था, अब खुलने के लिए ईरान माना है, हासिल क्या हुआ? अब पहले जो स्थिति थी, वहां से अब आप $300 बिलियन देने की बात कर रहे हैं। ईरान पहले भी मतलब ये कह ही रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना रहे हैं, वो अब भी यही कह रहा है कि हम नहीं बनाएंगे। हस्ताक्षर पर कितना भरोसा? तो दोनों तरीके से अमेरिका में कैसे इसे देखा जा रहा है? देखिए, पहली चीज ये कि 30 डेज की जो आपने बात की अंजना, वो अगेन वो एमओयू में लिखा गया था कि 30 दिन के भीतर भीतर
अमेरिका जो है अपना ब्लॉकेड वहां से हटा देगा। ये खबर यहाँ पे भी आई है कि अमेरिका ने चीजें हटा ली है। देखना होगा, जब तक ऑफिशियली अमेरिका नहीं कहता कि उन्होंने ब्लॉकेड हटा दिया है, हमें मानना चाहिए कि उसमें शायद वहां पे कुछ ना कुछ बचा हो या कोई प्रक्रिया बची हो अमेरिका की जो अमेरिका ने डिप्लॉय की होगी। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात जो आप कह रही हैं जना, देखिए क्रिटिसिज्म हो रहा है इस डील का। काफी रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं वो भी सवाल लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि हासिल क्या हुआ। जो JCPOA था जिसका जिक्र प्रणय ने भी किया, वो उस डील में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इस MOU में भी लिखी गई है, और जो आने वाले समय में, अगेन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि MOU में एक बात लिखी गई है कि अगले 60 दिन में निगोशिएशंस होगी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ईरान बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, उस चीज को लेके। तो कहीं ना कहीं सवाल लग रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हम जो बात कर रहे हैं, काफी लोगों का ये भी कहना है कि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला ही था फरवरी से पहले, तो आपने इस MOU में ऐसी कोई चीज, बड़ी चीज नहीं की, आपने युद्ध किया और उसके बाद फंसा दिया मामला, जियोग्राफिकली ईरान को एक और एडवांटेज दे दिया हमेशा के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। तो क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का और काफी रिपब्लिकन्स का ऐसा मानना है कि ईरान पे भरोसा नहीं किया जा सकता था JCPOA के अंदर, और अब जब जो अगले 60 दिनों में जो नेगोशिएट करके एक प्रॉपर डील बनेगी, उसमें गारंटीज दी जाएगी, प्रॉपर गारंटीज ली जाएगी ईरान से कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना कर पाए। इनफैक्ट यहां तक की बात की गई है कि अमेरिका न्यूक्लियर फ्यूल दे सकता है ईरान को अगर उन्हें सिविल यूज के लिए यूरेनियम चाहिए। तो हमें देखना होगा। और जहां तक $300 बिलियन की बात है अंजना, मैं इस बात से जरूर अग्री करता हूं कि कोशिश ये की जाएगी कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह भी चुके हैं कि ईरान को जो चाइना का करीबी माना जाता है, उसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसे वेस्ट के साथ जोड़ा जाए, वहां पे डेवलपमेंट की जाए, और ऐसा अगेन कोशिश की जाए। होगा नहीं होगा, ओनली फ्यूचर विल टेल। तो आई थिंक उसे इस तरह से सेल किया जा रहा है कि हम $300 बिलियन जो है उसे अनफ्रीज करके वी विल रिलीज दोस फंड्स अगर ईरान A, B, C और D करता है तो। देखना होगा, लेकिन फिलहाल क्रिटिसिज्म जरूर हो रहा है इस MOU का। एक छोटा सा सवाल है, एकदम छोटा सा जवाब दीजिएगा, जिसके बाद मैं प्रोफेसर दाऊदी के पास जाऊंगी कि ये क्रिटिसिज्म की बात अपनी जगह पर है, लेकिन नेतन्याहू को लेकर, क्योंकि लेबनान वाला भी एक शर्त इसमें है कि लेबनान पर अब हमले नहीं होंगे, क्या अब नेतन्याहू की इतनी चलेगी कि वो सुने ही ना, वो लगातार अटैक करते रहें और डील तुड़वा दें? ऐसी स्थिति बन सकती है, या अब वो प्यार मोहब्बत की बातें पुरानी हो गई हैं, क्योंकि ट्रम्प तो अब उनको भी खरी खोटी सुनाने ही लगे हैं? रोहित, देखिए इसराइल के साथ अमेरिका का रिश्ता पुराना है, और मुझे लगता है कि फिलहाल अभी इस समय अंजना, ये डील बहुत महत्वपूर्ण थी, ये MOU बहुत महत्वपूर्ण था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि वो वॉर को रुकवाना चाहते थे। तो उन्होंने दबाव जरूर डाला है नेतन्याहू के ऊपर कि वो जो हॉस्टिलिटीज है उनको रोक दे। लेकिन आने वाले समय में स्पेशली मुझे लगता है कि अगर ये डील सही तरीके से नहीं जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू सुनेंगे किसी के। अगर इसराइल अपना सेल्फ डिफेंस के लिए अगर वो कुछ करना चाहेगा तो वो जरूर करेगा, और हमने देखा भी था पिछले हफ्ते। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक वॉलेटाइल रहेगा इसराइल का रुख कि किस तरह से उस डील को देखता है। और साथ ही साथ बिफोर आई रैप अप, एक और चीज अंजना, अभी फिलहाल मिड टर्म्स का दबाव भी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, इसलिए ये डील बहुत जरूरी थी उनके लिए। नवंबर के बाद नेतन्याहू पर भी तो दबाव है, बिल्कुल, एक नेतन्याहू पर भी तो दबाव है, उनको भी तो इलेक्शन फेस करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन देखना होगा। फिलहाल अगेन स्टेप बाय स्टेप अंजना, फर्स्ट स्टेप की पहले JD वैंस जो है जिनेवा जाने वाले थे, ऐसा हमें बताया गया था। अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो पता चलेगा वो जिनेवा जा रहे हैं, किस रूप में जा रहे हैं। और उसके बाद आई थिंक ये 60 डेज का पीरियड जिसमें ये डील निगोशिएट होगी, और ईरान को, जैसे कि मैंने कहा, ईरान को गोल्स टास्क दिए जाने वाले हैं कि आप A, B, C और D करिए, तो हम इस जो है डील को आगे तक लेके प्रोफेसर दाऊदी, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू प्रोफेसर दाऊदी। ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट के देशों को ही मुश्किल आने वाली है, क्योंकि देखिए, एक तो उन्होंने जो भी मिसाइल के हमले हुए, ड्रोन से अटैक हुआ, उन्होंने झेला, रमजान के महीने में झेला, और ये देखिए क्लॉज नंबर 6 जो खुद मसूद पेजेश्कियान, राष्ट्रपति ईरान, ने पोस्ट किया है MOU का, उसको मैं पढ़ रही हूं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडरटेक्स विथ रीजनल पार्टनर्स to develop a definitive mutually agreed plan with at least $300 billion for reconstruction and economic development of Iran। मतलब ऐसा लगता है कि खाड़ी के ही देशों को पैसा देना पड़ेगा ईरान को, तो पहले तो बम भी खाए, अब पैसा भी देना पड़ेगा। जी, मैं शुरू से, आपने ये डेवलपमेंट की बात कही है, और मैं शुरू से कहता रहा था कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी-एस्केलेशन 3 Ds, उसमें एक और D ऐड हुआ, डील, और उसमें एक आपने अभी ऐड कर दिया, वो डेवलपमेंट। और उसमें अब अगर 5 Ds के इसको जहन में रखते हुए अगर बात करते हैं,
तो इसका पैसा कौन देगा, क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रही है बात के, ये एक राहत की बात है इस पूरे इलाके के लिए। जो आपने थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी कि अगर एक भारतीय होने के नाते हम बात करें या एक इंसानियत के नाते अगर बात करें, तो अगर ये युद्ध कहीं से भी, जो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी पूरी तरीके से छाई हुई थी, कल परसों तक भी लग रहा था कि क्या ये 112वें दिन जाके इस पे डील पे कोई सील लगेगी या नहीं। लेकिन अगर कम से कम ये बात आई है कि हॉर्मोज जो पहले खुला था और अगर दोबारा खुल जाता है, या फिर अगर ये तमाम चीजें जो रीजनल एस्केलेशन दोबारा से शांति की तरफ बढ़ता है, और इस पूरे मिडिल ईस्ट में खासतौर से सप्लाई चेन और जो ऑयल एनर्जी और एक अशांति का माहौल, और लेबनान की बात करें या ईरान या पूरे इलाके की बात करें, उससे अगर कहीं ना कहीं 60 दिन के लिए अगर और भी ज्यादा शांति की बातें होती हैं और थोड़ा आगे जाके चीजें और बेहतर होती है और डेवलपमेंट की बात होती है, तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली होगी। वो इसलिए कि ये पूरा रीजन जीसीसी में, अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो यहाँ पे डेवलपमेंट की ही बात होती है, यहाँ पे प्रोग्रेस की ही बात होती है, यहाँ पे विजन की ही बात होती है। विजन 2030 के बारे में आप जानती होंगी और हम सब ये जानते हैं, हम सब भारतीय भी यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से इसकी वजह से एक बड़ा रोल प्ले होता है कि पूरी दुनिया आकर्षित होती है आज सऊदी अरब की तरफ, और एक बहुत ही सेंसिबल तरीके से यहाँ पे एक पीस लविंग कंट्री होने के नाते इतने सारे मसले मसाइल आए, अभी आपने भी जिक्र किया। लेकिन जो रिटेलिएशन होता है एक पेशेंस के जरिए, एक सब्र के जरिए, कि कैसे भी डीएस्केलेट हो, कैसे भी ये मामला बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, और उस विजन का हिस्सा था कि हम किसी भी तरीके से विनाशकारी किसी भी चीज में हिस्सेदार नहीं बने, बल्कि दुनिया में अगर शांति आए, दुनिया में अगर प्रोग्रेस आए, दुनिया में अगर डेवलपमेंट की बात होती है, तो उसके हम हिस्सा बनेंगे और बने रहेंगे। आने वाले दिनों में देखें, अभी मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि चीजें और बेहतर हो, मैं चाहता भी हूं कि चीजें और बेहतर हो जाएं। लेकिन अभी जो हमारे एक और हमारे पैनलिस्ट एक जिक्र कर रहे थे इजराइल का, खास तौर से मैं आपको बताऊं कि उनका पूरा राइट है कि वो इजराइल की पूरी तारीफ करें, हमें हम सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन अगर इंसानियत की हम बात करें तो हम 7 अक्टूबर की चीजों को बहुत बुरी तरीके से कहते हैं ना, उससे दिल दुखा और उससे हम चाहते हैं कि उसको कंडेम करें स्ट्रांगली। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से गाजा को पूरा साफ किया, जिस तरह से मैसेकर किया, जिस तरीके से जाने ली, जिस तरीके से तमाम चीजें गई, तो हम बैलेंस बात अगर करें कि जान अगर उधर गई और जान इधर मासूम बच्चों की भी अगर गई, लेबनान में जो जाने जा रही है, पूरी दुनिया में जो जाने का सिलसिला है, अगर वो रुकता है, और कहीं ना कहीं अगर इजराइल जो अभी बीच में हमने देखा कि किस तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी कुछ चीजें बिगड़ती नजर आई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए, अगर ये चीजें बरकरार रही और कहीं बीच में डिरेलमेंट की कोशिश हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि डिरेलमेंट नहीं करके, डिरेल नहीं करके, बल्कि इसकी तरफ शांति। जल्दी से प्रणय एक कमेंट जल्दी से आपसे अंत में लेना चाह रहे हैं, जल्दी से छोटा छोटा कमेंट सबसे, 2 लाइन का प्लीज। प्रणय, ये डील डायलॉग आज हम लोग कर रहे हैं, दिन भर अलग अलग सेशंस कर रहे हैं, और ये मामले ना माने ना, मतलब विश्वास करें ना कि हस्ताक्षर हो गया तो कुछ दिन शांति रहेगी, ऐसा उम्मीद बांधकर तो चलें। देखिए अंजना, उम्मीद पर दुनिया बहुत सारा टॉकबैक आ रहा है। हाँ, ऑडियो डाउन कीजिए, एको कर रहा है उनको। हाँ जी बोलिए। तो देखिए अंजना, जहां तक इसका सवाल है कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं और क्या ये लॉन्जिटिविटी रहेगी, क्या ये कामयाब हो पाएगा, अभी कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो करनी ही चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल हैं और संशय के सवाल हैं, जैसा जिक्र अभी रोहित कर रहे थे कि डोमेस्टिक प्रेशर है उनके ऊपर। आपने जिक्र किया कि बेंजामिन नेतन्याहू के भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर है, चुनाव उनके यहाँ भी होने, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन अभी जिस तरीके का डायनामिक इस लड़ाई के बाद बदला है इस पूरे इलाके का, उसके बाद ये आकलन करना कि ये चीजें स्थिर हो पाएंगी, स्थायी हो पाएंगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि खाड़ी के इलाके के लिए ईरान का वो खतरा जिससे बचने के लिए उसने अपने यहाँ पे 19 जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं उनको जगह दी थी, वो खतरा तो पहली बार साबित हुआ। बड़े रणनीतिक हथियार के तौर पर दुनिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखा है, तो इससे कहीं भी स्थायित्व का आश्वासन नहीं मिलता है, बल्कि कहीं न कहीं आशंकाएं ही ज्यादा बढ़ती हैं, डर बढ़ता है, भय बढ़ता है और हथियारों की खरीद की होड़ बढ़ती है। प्रमित जी, अच्छा ठीक है, दिल पर आप देखिए हैं तो हिंदुस्तानी सारे जो अलग अलग देशों से जुड़ रहे हैं, ट्रंप साहब पर आप कितना भरोसा करते हैं?
देखिए व्हाट ही इज डूइंग, जैसे अपने मोदी साहब इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, इंडिया आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ही ऑल्सो टेक्स मोस्ट ऑफ हिज मेजर्स विद दैट एटीट्यूड ऑफ अमेरिका फर्स्ट एंड अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। तो उसमें तो आई थिंक मैं ज्यादा किसी भी प्रकार से एक आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर नहीं करूंगा। निश्चित रूप से उनकी कई सारी चीजें जो हैं वो अमेरिका फर्स्ट के तर्ज पे हैं एंड इट इज शोइंग सम रिजल्ट्स। मैडम 25 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमने देखा है कि अमेरिका वाज इन डिक्लाइन। यू कैन नॉट कंटिन्यू द सेम ओल्ड जिससे आपको डिक्लाइन, आप और प्रोग्रेस करें डिक्लाइन की तरफ, आपको कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करना होगा। उन्होंने एक जबरदस्त तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन चेंज किया है और उसका रिजल्ट दिख भी रहा है, बिकॉज चाइना वाज गेटिंग मोर एंड मोर डोमिनेंस। His effort has definitely able to cut down लॉर्ड on साहब, that लॉर्ड साहब, dominance. छोटा सा कमेंट आपसे, लॉर्ड साहब। अंजना जी, सबसे पहले विदाउट पीस humanity cannot progress. So peace is a fundamental right of every citizen to have peace, and the leader must instill कि हमने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी है, हमने जैसे सबसे मिल के रहना है। देयर इज नो विनर इन वॉर। अगर मैं आपको तबाह कर रहा हूँ, मैं खुद भी तबाह हो रहा हूँ उसके साथ। जब प्रोफेसर साहब ने कहा कि बंगाल में चर्चिल ने किया था, एक दिन वो भी आया जब हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था नंबर 10 में। वो टाइम भी है, वो दिन जो पास्ट है वो पास्ट है, क्योंकि हम फ्रेगमेंटेड कंट्री थे, वी वर नॉट यूनाइटेड। एक एक करके उन्होंने हमारे ऊपर आज कोई आए, आज चाइना को हम आंखें दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को आंखें, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। आज वो दिल्ली, वो इंडिया वो नहीं है जो 1962 वाला था जब चाइनीज आ गए थे। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ह्यूमैनिटी मस्ट प्रोग्रेस। You have a responsibility for your citizen, for your community, कि वो भी एक दिन नोबेल प्राइज दे और ब्लू चिप कंपनियों को रन करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएं, बड़े बड़े लोगों को फायदा दे ह्यूमैनिटी को। आपके पास तेल है, गुड लक टू यू, बट तेल विल नॉट रिमेन फॉरएवर। इज द ह्यूमन माइंड। जो सिटीजन है, इंडिया के पास तेल नहीं है, लेकिन आज कहाँ पहुंच गए इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गेट्स अवार्ड फ्रॉम सुन्नी एंड शिया। कहाँ से मिलता है उनको अवार्ड। ही गेट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम पुतिन एंड ट्रम्प। देखो, ये है इंसान की वैल्यू और विजन। कहाँ जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे को वीजा फ्री। ठीक है।